हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो हम लोग आज ऐसे ही धीरे-धीरे पढ़ते-पढ़ते आज हम लोग इस अध्याय पर पहुंच चुके हैं और आपका सिर्फ अब 2 अध्याय बचा हुआ है। तो उन दोनों अध्यायों को भी हम बारी-बारी कवर करेंगे। तो चलिए आज हम इस कविता को पढ़ते हैं जो जिसका शीर्षक है भारती जय विजय करे और इसके कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो पहले आप जैसा जानते हैं कि हम चैप्टर को शुरू करने से पहले कवि परिचय जानते हैं और उसके बाद हम लाइन बाय लाइन सारे कविता का हम शब्दार्थ देखते हुए और उसके अर्थ को भी जानेंगे और अंत में हम इस चैप्टर से संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी देखेंगे। तो यहाँ पे आपका कवि परिचय यहाँ से शुरू है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 ईस्वी में बंगाल के महिषादल में हुआ था। वे मूलतः गढ़ा कोलो उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक ही महिषादल में हुई थी। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया, मतलब स्वयं के अध्ययन से उन्होंने संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया, मतलब ज्ञान ज्ञान का अर्जन किया, मतलब ज्ञान पाया, पढ़ा उन्होंने। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी और आलोचना निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है, मतलब जिसे भुलाया नहीं जा सकता। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट और तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। छायावादी रचनाओं में उन्होंने सबसे पहले मुक्तक छंद का प्रयोग किया और उपेक्षितों और पीड़ितों के प्रति उनकी कविताओं में गहरी सहानुभूति है। जैसे आप पढ़े होंगे, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के पथ पर इत्यादि। निराला का निधन सन 1961 ईस्वी में हुआ। अब हम इस कविता में भारती जय विजय करें, इस कविता में आप क्या देखेंगे कि भारत माता का गुणगान किया गया है, इसकी संस्कृति के बारे में बताया गया, इसके प्रकृति दृश्यों के बारे में बताया गया कि किस तरह से भारत समृद्ध संपन्न है। तो शुरू करते हैं। भारती जय विजय करे, कनक शस्य कमल धरे। सबसे पहले शब्दार्थ जानेंगे, उसके बाद फिर हम अर्थ को भी जानेंगे। भारती मतलब भारत माता, विजय करे विजय प्रदान करने वाली, कनक कनक का अर्थ है सोना, और शस्य मतलब होता है फसल, कमल धरे मतलब कमल को धारण करने वाली। तो क्या अर्थ हुआ कि हे भारत माता, आप अपने पुत्रों को विजय और सफलता प्रदान करने वाली हैं। आप सदैव जय हो, आपकी सदैव जय हो। हे भारत माता, आप स्वर्ण के समान लहलहाती फसलों और सुंदर कमलों से सुशोभित हैं। आपका स्वरूप अत्यंत समृद्ध और मनोहर है। जिस तरह से हम अपने आराध्य देवी देवता का गुणगान करते हैं, वहीं यहाँ पे निराला महाकाव्य निराला जी ने अपनी भारत माता का गुणगान किया है। लंका पतदल शतदल गर्जितोर्मी सागर जल। तो यहाँ पे लंका का क्या अर्थ है? श्रीलंका के बारे में कहा गया है। पतदल मतलब पैरों के नीचे का भाग, शतदल मतलब 100 पंखुड़ियों वाला कमल, गर्जितोर्मी मतलब गर्जना करते हुए समुद्र की लहरें, और सागर जल। आप इस कविता में क्या देख रहे हैं कि संस्कृत निष्ठ शब्दों का प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ क्या है कि भारत माता के चरणों के नीचे स्थित लंका मानो पंखुड़ियों वाले कमल के समान दिखाई देती हैं। गर्जना करती हुई समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें चारों ओर उमड़ रही हैं। तो यहाँ पे भौगोलिक, यहाँ पे बनावट का भी वर्णन है। अब धोता शुचि चरण युगल सत्व कर बहु अर्थ भरे, मतलब धोता है, पवित्र करता है। शुचि का अर्थ है पवित्र, चरण युगल मतलब दोनों चरण, सत्व मतलब स्तुति प्रशंसा, मतलब बहुत अनेक अर्थों में भाव से युक्त होकर उसकी स्तुति कर रहे हैं। तो समुद्र का पवित्र जल भारत के दोनों चरणों को निरंतर धोता रहता है और उनका सम्मान करता है।
समुद्र की गर्जना, जो समुद्र में गर्जन करते हुए आवाज आती है, वो क्या लग रहा है कि मानो भारत माता की अनेक अर्थों में, भावों में उसकी स्तुति कर रहा है, उसकी प्रशंसा कर रहा है, कर रही हो। अब है तरु तृण वर्ण लता वसन, अंचल में खंजित सुमन। तरु का अर्थ है वृक्ष, तृण घास, लता बेल, वसन मतलब वस्त्र, अंचल आंचल गोद, और खचित मतलब होता है जड़ा हुआ, सजा हुआ, सुमन मतलब फूल। तो भारत माता के वृक्षों, घास, वनों और लताओं को मानो अपने वस्त्र में, वस्त्र के रूप में धारण कर रखा है। प्रकृति उनकी सुंदर पोशाक है। माता, भारत माता का आंचल जो है सुंदर सुंदर फलों से सजा हुआ है, जिससे शोभा और बढ़ जा रही है। आगे है गंगा ज्योतिर्जल कण, धवल धार हार गले। गला, गंगा मतलब गंगा नदी, ज्योतिर्जल, ज्योतिर्जल, और कण का अर्थ है प्रकाशमान करते हुए जल की बूंदे। ज्योति मतलब होता है प्रकाश, धवल मतलब सफेद, धार मतलब जलधारा, हार गले का हार, गले में। इसका क्या हुआ अर्थ कि गंगा नदी की चमकती हुई पवित्र जले बूंदे अपनी दिव्य आभा से, अपने प्रकाश से क्या कर रही है, भारत माता को अलंकृत कर रही है, भारत माता की शोभा को बढ़ा रही है। गंगा की उज्जवल सफेद झार, धवलधार हार गले मतलब गंगा की उज्जवल सफेद जलधारा भारत माता के गले में पड़ी हुई सुंदर मोतियों की माला के समान लग रही है, प्रतीत हो रही है। कवि ने गंगा को भारत माता के गले का हार मानकर उसकी प्राकृतिक सुंदरता और पवित्रता का अत्यंत सुंदर चित्रण किया गया। आप जानते हैं कि गंगा जो है नीचे, हिमालय के नीचे बहती हुई नजर आ रही है, नजर आती है, उसे मोतियों की माला के समान बताया है। अबे मुकुट, शुभ्र, हिम, तुषार, प्राण, प्रणव, ओंकार। मुकुट जो सर पे धारण करते हैं, ताज, शुभ्र श्वेत उज्जवल और निर्मल होता है। हिम तुषार मतलब बर्फ और हिमकण होते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, प्राण मतलब होता है जीवन, और प्रणव ओंकार मतलब ओंकार के जो पवित्र ध्वनि होती है उसे कहा गया है। तो भारत माता के सिर पर हिमालय की श्वेत मतलब सफेद बर्फ और हिमकण मानो किसके समान लग रहे हैं, मुकुट के समान सुशोभित हो रहे हैं, शोभायमान हो रहे हैं। और कवि ने हिमालय को भारत माता का दिव्य मुकुट माना है। भारत माता के प्राणों में पवित्र ओंकार, ओम की ध्वनि बसती है, और उनका जीवन आध्यात्मिकता, धर्म और पवित्रता से ओतप्रोत है। मतलब हमारे भारत की संस्कृति का भी यहाँ पर गुणगान किया गया है। ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख, शतरभ मुखरे। ध्वनित मतलब गूंजती हुई, प्रतिध्वनि दिशाएं मतलब चारों ओर की दिशाएं। उदार, विशाल, महान, शतमुख, महान होता है। शतमुख मतलब 100 मुखों वाला है। शररभ, शतरभ, सैकड़ों प्रकार की ध्वनियां। मुखरे मतलब गूंजती हुई, मुखरित होती है। इसमें क्या कहा गया कि भारत की विशाल और उदार भूमि में चारों ओर दिशाएं पवित्र ध्वनियों से गूंज रही है, प्रतिध्वनि निकल रही, ध्वनि जा रही है और वापस आ रही है। चारों ओर आध्यात्मिक और सांस्कृतिक वातावरण व्याप्त है, फैली हुई है, मौजूद है। सैकड़ों मुखों और असंख्य स्वरों से भारत माता की महिमा का गुणगान हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि पूरा देश अनेक प्रकार से मधुर और पवित्र ध्वनियों से उनकी स्तुति कर रहा है। यहाँ ये ऐसा प्रतीत हो रहा है। यहाँ पे आपका ये कविता का अर्थ समाप्त हुआ। इसमें हम क्या देखें कि भारत की यहाँ पे गुणगान की जा रही है, भारत की संस्कृति की गुणगान की जा रही है, भारत की समृद्धि, भारत की भौगोलिक स्थिति की भी गुणगान की जा रही है कि किस तरह से हमारी जो गंगा माता है वो भी मोतियों के समान भारत माता की गला में शोभायमान है, और किस तरह से नीचे सागर जो है वो पैर धो रही हैं, उनके चरणों को पखार रही हैं, और किस तरह से हमारे भारत माता के हाथ में कमल शोभायमान है। कमल हमारे आराध्य देवी लक्ष्मी माता के हाथ में रहता है, तो उसकी तुलना भारत माता से की है कि हमारे भारत माता भी है जो क्या है, धन धान्य से परिपूर्ण है। अब आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। मेरे उत्तर मेरे तर्क। निम्नलिखित प्रश्नों के सटीक उत्तर चुनिए और यह भी बताइए कि आपको ये प्रश्न क्यों उपयुक्त लगते हैं। तो भारती जय विजय करे कविता में विशेष रूप से किसके बारे में बताया गया है,
तो बताया तो गया है निम्नलिखित सभी के रूप में, लेकिन यहाँ पे सबसे प्रमुख कौन है, उपयुक्त तो उत्तर कौन है? तो यहाँ पे समग्र रूप से उत्तर कौन सा होगा? ग नंबर, कि भारत के ज्ञान के भी बारे में बात किया गया है, प्रकृति संपन्नता की प्रशंसा की गई है। क्यों की गई है? यहाँ पे तर्क, ये उत्तर कैसे सही है? तो यहाँ पे आपकी व्याख्या के लिए है कि इस कविता में कवि ने भारत माता की प्राकृतिक सुंदरता की आध्यात्मिक महानता, सांस्कृतिक गौरव, धन्य धान्य से परिपूर्ण स्वरूप का वर्णन किया गया है कि हमारी जो भारत माता है वो प्रकृति रूप से भी संपन्न है, महान है, आध्यात्मिक रूप से भी महान है, और भारत की संस्कृति गौरव और धन्य धान्य से परिपूर्ण मतलब भरी पूरी हुई रूप का वर्णन किया गया है। इसमें हिमालय, गंगा, वन, लताएं, फूल और समृद्ध फसलों का चित्रण है। इसलिए यह केवल भौगोलिक रचना और सांस्कृतिक विविधता तक ही सीमित नहीं है। विविधता मतलब अनेकता, तब वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत की समग्र महानता का गुणगान करती है। अब है प्रश्न संख्या 2, कनक शस्य कमल धरे पंक्ति का भाव क्या है? तो कनक का यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर क होगा कि भारत की धन्य धान्य संपन्नता के बारे में कहा गया है कि किस तरह से भारत जो है परिपूर्ण है, संपन्न है। तो यहाँ पे कनक का अर्थ क्या है? स्वर्ण, शस्य का अर्थ है लहलहाती फसल, और कमल का अर्थ है सुंदर कमल का फूल। तो इस पंक्ति में भारत माता को स्वर्ण जैसी फसलों और कमलों से सुशोभित बताया गया है, जो देश की समृद्धि, उर्वरता और धन्य धान्य संपन्नता का प्रतीक है। इसलिए क्या है? ऑप्शन नंबर क सबसे उपयुक्त है। अब है प्रश्न संख्या 3, समस्त विश्व में भारत के महत्व का उद्घोष करने वाली पंक्तियां हैं जो भारत के महत्व को उजागर करती है, वो कौन सी पंक्तियां हैं? तो यहाँ पर से ध्वनि के बारे में उद्घोष करने वाली पंक्तियां तो है घ नंबर, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख, शतरब, मुखरे। ये पंक्तियां क्यों है? इन पंक्तियों में कवि ने बताया है कि भारत की महिमा और गौरव की गूंज चारों दिशाओं में फैल रही है। शतमुख, शत शतरब, मुखरों का अर्थ है कि असंख्य मुखों और स्वरों से भारत की प्रशंसा की जा रही है, भारत का गुणगान की जा रही है। इससे स्पष्ट होता है कि भारत का यश और महत्व केवल देश तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। प्रश्न संख्या 4, भारत की भाषा और शैली किस विशेषता से संपन्न है? तो क्या है ये विशेषता? तो मैंने बताया है कि जो कविता की भाषा है वो क्या है? संस्कृत निष्ठ है और समासयुक्त है, मतलब सारा समग्र रूप से संक्षिप्त रूप में बताया गया है। तो क्यों है? तो आप यहाँ पे उदाहरण के रूप में देखिए कि यहाँ पे कनक शस्य कमल धरे, गर्जित और में, ज्योतिर्जल, ये सब क्या है? ये आपका संस्कृत निष्ठ शब्द है तथा समासयुक्त शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इस कारण जो है कविता की भाषा गंभीर, ओजपूर्ण और साहित्यिक बन गई है। प्रश्न संख्या 5, भारत के वस्त्रों में तर्ण, तृण, वनलता और गले में गंगा धारा को चित्रित कर कवि के किस प्रकार की चेतना का संदेश देते हैं? तो ये क्या है? तरुलता यहाँ पे पर्यावरण का प्रतीक है, और गंगा जी की धारा जो है ये सांस्कृतिक का प्रतीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क है। तो कवि ने वृक्षों, घास, वन, लताओं और गंगा को भारत माता के वस्त्र हार के रूप में चित्रित किया है। इससे प्रकृति के प्रति सम्मान, पर्यावरण संरक्षण तथा भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महानता का संदेश मिलता है। इसलिए विकल्प क्या है आपका? क सही है। अब है अर्थ और भाव। यहाँ पे आपको पंक्तियों का अर्थ समझाते हुए भाव भी स्पष्ट करना है। लंका पतदल शतदल, गर्जितोर्मी, सागर जल, धोता, शुचि, चरण युगल। तो पहले भी अर्थ बताया गया, फिर से हम इस भावार्थ को समझते हैं। तो इन पंक्तियों में कवि ने भारत माता की महानता का अत्यंत ही सुंदर चित्रण किया है, प्रस्तुत किया है। कवि के अनुसार भारत माता के चरणों के नीचे स्थित लंका जो है 100 पंखुड़ियों वाले किसके समान है? कमल के समान है, दिखाई देती है। चारों ओर फैला समुद्र असली गर्जन करता हुआ, अपनी गर्जन करता हुआ लहरों के साथ भारत माता के पवित्र चरणों को क्या है? धोता है, निरंतर धोते रहता है। यहाँ समुद्र को भारत माता का भक्त मानकर उसका सम्मान करते हुए दिखाया गया है, वंदन करते हुए दिखाया गया है। इन पंक्तियों में भारत की महिमा और गौरव, प्रकृति की भव्यता का सुंदर चित्रण किया गया है। अब आगे है प्राण
प्रणव ओंकार, ध्वनित दिशाएं उदार, शतमुख शतरब मुखरे। इसका क्या अर्थ है कि इन पंक्तियों में कवि ने भारत की आध्यात्मिक महानता और सांस्कृतिक गौरव का चित्रण किया है। कवि के अनुसार भारत माता के प्राणों में पवित्र ओंकार जो ध्वनि है, दिव्य ध्वनि विद्यमान है। जो ज्ञान ओंकार जो ओम शब्द है वो किसका प्रतीक है? तो जो ज्ञान, सत्य और शांति और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है। भारत की उदार संस्कृति और महान विचारों की गूंज चारों दिशाओं में सुनाई देती है। शतमुख शतरव मुखरे का अर्थ है असंख्य मुख्य और असंख्य ये स्वर भारत की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि भारत को आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और विश्व कल्याण की भावना से युक्त महान राष्ट्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं कि हमारा जो भारत देश है सबसे महान है। अब है आगे प्रश्न, मेरे समझ मेरे विचार। तो नीचे दिए गए प्रश्नों में चर्चा कीजिए और उनके उत्तर लिखिए। तो आप यहाँ पे संकेत के रूप में है, आप जानते ही हैं, आप उत्तर इसे अपने समझ से और भी लिख सकते हैं। कविता में कवि की किस भावना की अभिव्यक्ति मिलती है? तो आप यहाँ तो जानते ही हैं कि कविता में कवि की जो गहरी व्याख्या मिल रही है, देशभक्ति, राष्ट्र गौरव और भारत माता के प्रति श्रद्धा की भावना व्यक्त हुई है। कवि ने भारत की प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक समृद्धि, आध्यात्मिक महानता, वैभव का अत्यंत सुंदर चित्रण करते हुए देश के प्रति अपने प्रेम और सम्मान को प्रकट करते हैं। प्रश्न संख्या 2, कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया? आप क्या मानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का काम है और क्यों? आपने पिछले अध्याय में भी पढ़ा था ना कि देशभक्ति क्या है। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ देश के बॉर्डर लाइन पे ही खड़े होकर सैनिक के रूप में ही रक्षा करें तभी देशभक्त कहलाते हैं। अगर हम देश में प्रेम फैलाकर, देश के कल्याण के लिए काम कर कर, देश के संसाधनों का सही से उपयोग करके अगर हम काम करते हैं, देशभक्तों का सम्मान करते हैं, तो वो भी क्या है? हमारा देशभक्ति है। तो इसमें भी क्या कहा गया कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का काम है। तो बिल्कुल है। तो अब यहाँ पे कारण भी समझिए। तो कवि ने भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का अत्यंत मनोहारी चित्रण किया है, प्रस्तुत किया है। उन्होंने हिमालय को भारत माता का मुकुट, गंगा को उसके गले का हार, वृक्षों और वनों और घास और लताओं को उनके वस्त्र और फूलों को क्या कहा है? उनके आंचल की शोभा बताया है। इससे भारत की प्रकृति संपदा का अत्यंत भव्य चित्र सामने आया है। और इसमें क्या है? देश प्रेम के बारे में बोला गया। तो हाँ, मैं मानता हूँ या मानती हूँ कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का कार्य है, क्योंकि वन, नदियां, पर्वत, अन्य प्राकृतिक संसाधन हमारे देश की अमूल्य धरोहर है। इनकी रक्षा करने से पर्यावरण सुरक्षित रहता है और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी स्वच्छ और सुंदर भारत प्राप्त होता है। तो ये आप ज्योग्राफी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत भी पढ़े होंगे। अब आगे है प्रश्न संख्या 3, कनक शस्य कमल धरे पंक्ति भारत भूमि के किन विशेषताओं की ओर संकेत कर रही है? तो यह पंक्ति भारत की उर्वरता, धन्य धान्य समृद्धि, प्रकृति सुंदरता तथा समृद्ध कृषि की ओर संकेत कर रही है कि हमारा जो भारत देश है वहां पे कृषि भी क्या है? समृद्ध है। प्रकृति क्या है? सुंदर है, पूरे धन्य धान्य से परिपूर्ण है। कनक स्वर्ण जैसी समृद्धि, शस्य मतलब लहराती हुई फसलें, मतलब कोमल मतलब सोने जैसी लहराती हुई फसलें, कमल प्रकृति सौंदर्य का प्रतीक है और हमारे लक्ष्मी माता का भी प्रतीक है। तो यहाँ समृद्धि का भी प्रतीक है। इन सब के माध्यम से कवि ने भारत की संपन्नता और वैभव का वर्णन किया है। अब है प्रश्न संख्या 4, मुकुट शुभ्र हिम तुषार पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि मुकुट हम जानते हैं कहाँ धारण करते हैं? सिर पे धारण करते हैं। तो हमारे भारत माता के उत्तर में क्या है? तो हिमालय पर्वत है और विशेष इसकी व्याख्या पढ़ते हैं। तो कवि ने हिमालय को भारत का मुकुट इसलिए कहा है क्योंकि यह भारत के उत्तरी भाग में स्थित होकर देश की रक्षा करता है और अपनी ऊंची बर्फ से ढकी चोटियों के कारण मुकुट के समान शोभा देता है। हिमालय भारत की शक्ति, गौरव, पवित्रता और प्रकृति सुंदरता का प्रतीक है, इसीलिए उसे भारत माता का उज्जवल
मुकुट कहा गया है। तो इस तरह से हमने क्या देखा, हमने क्या किया कि इस कविता का लाइन बाय लाइन शब्दार्थ के साथ अर्थ को समझे और प्रश्न उत्तर देखे। तो उम्मीद है आप अच्छी तरह से इस पाठ को समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।